हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर हम 14 ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे और 14 ग्रुप में हम पढ़ रहे थे सिलिकेट। देखो, हमने जो अपने नीट सिलेबस में सिलिकेट है उनको डिस्कस कर लिया था। 2 पॉइंट और है सिलिकेट से रिलेटेड। एक होता है 3D सिलिकेट, देखिएगा 3D सिलिकेट क्या है, और क्वार्ट्ज के बाद 3D सिलिकेट होता है एक, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे जियोलाइट के बारे में। ये भी हमारे सिलेबस में दे रखा है 3D सिलिकेट, 3D सिलिकेट्स। यहां पर इसका बात करें 3D सिलिकेट होता है, इसकी अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है SiO2 यूनिट होती है, जिसके अंदर ऑल फॉर ऑक्सीजन होता है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ में अटैच रहता है, यानी ऑल फॉर ऑक्सीजन आर कॉमन विथ अदर यूनिट्स। ठीक है, ये होगा, इसमें लिख सकते हो आप ऑल फॉर ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड, सारे ऑक्सीजन एटम शेयर्ड रहते हैं विथ अदर यूनिट्स। देखो किस टाइप से प्रेजेंट होता है, ये होगा बेटा, ये होता है SiO2, ये सिंपलेस्ट यूनिट मानते हैं इसकी, इस टाइप से 3D के अंदर ये प्रेजेंट होता है, सभी इस टाइप से अटैच होता है। ये 3D सिलिकेट, ठीक है, ये बेटा ऐसे अटैच रहते हैं। ठीक है बेटा, साइक्लिक सिलिकेट तक हमने पढ़ा था, उसके बाद में भी होते हैं सीड सिलिकेट वगैरह होते हैं, जो जेई सिलेबस में तो होते हैं लेकिन नीट सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। मेंस में भी अक्सर उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे देखिए 3D सिलिकेट है, ये वाला 3D सिलिकेट होता है, इस टाइप से 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जहाँ पर ऑक्सीजन एटम होते हैं वो ऑल फॉर ऑक्सीजन एटम है, वो आपस में शेयर रहते हैं, शेयरिंग में रहते हैं। ठीक है, और इसकी फॉर्म की बात करें, इसकी प्योरेस्ट फॉर्म वगैरह की बात करें तो इसकी क्वार्ट्ज है, इसकी प्योरेस्ट फॉर्म में आता है। ऐसे एस्बेस्टोस होता है, सिलिका मिनरल्स फॉर्म में होता है या फाइबर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिर भी ध्यान रखना चाहो तो आप रख लेना, इनकी प्योरेस्ट फॉर्म में कौन सा होता है, एक तो होता है क्वार्ट्ज और दूसरा होता है मिनरल फॉर्म होती है इसकी, या फाइबर सिलिका भी बोल देते हैं उसको, क्या होता है एस्बेस्टोस, ये होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो यहां पर ये होता है 3D सिलिकेट। अब हम आते हैं जियोलाइट में। जियोलाइट होता है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, या जनरली जियोलाइट होता है वो एल्यूमिनो सिलिकेट है, और जियोलाइट होता है वो सेल्फ सिलेक्टिव कैटालाइसिस होता है। बेटा एक बात बता दें, तो मैं 12th के अंदर एक चैप्टर होता है सरफेस केमिस्ट्री, उस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में और भी बहुत डिटेल में दे रखा है। हालांकि यहाँ पर भी मैं मैक्सिमम पार्ट जो आपके काम का वो पूरा करवाता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखेंगे जियोलाइट। जियोलाइट होता है एक कैटलिस्ट होता है जिसको बोला जाता है सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जियोलाइट्स। जियोलाइट्स, जियोलाइट ये होता है सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ये सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। ठीक है ना, अब देखिए आगे यहाँ पे, यानी ये किसकी शेप पे डिपेंड करता है, कैसे सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। बेटा एक तो ये बात बता देते हैं, जियोलाइट है, इसका जनरल यूज पूछा जाता है, तो जनरली इसका यूज हार्ड वाटर उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम में लेते हैं। ठीक है, और ये वाटर की हार्डनेस किसके कारण होती है, सब हम इससे नेक्स्ट एस ब्लॉक और हाइड्रोजन पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा डिटेल में। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज यूज्ड, किसके लिए यूज में आता है, टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर या टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज यूज्ड to remove hardness of water। तो यहां पर क्या होगा, इट इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, ये वाटर उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के काम में आता है। ये कह सकते हो हार्ड वाटर उसको किस में कन्वर्ट करने के आता है, काम में आएगा सॉफ्ट वाटर में। देखो पहले ये बता देता हूं मैं जियोलाइट होता क्या, चलो मैं इसकी शेप के बारे में बता देता हूं। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, देखो कैसे होती है। ये होता है आपका 3D सिलिकेट, और रियल में ये क्या होता है, जियोलाइट इज एल्यूमिनो सिलिकेट, यानी इसके अंदर एल्यूमिनियम इसकी इंप्योरिटी डाली जाती है। जियोलाइट इज
इज सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ये लिख देता हूं मैं, इज सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। देखो कैसे, किस टाइप से फॉर्म होता है इसकी बात करें। ये होता है आपका 3D सिलिकेट, अभी हमने देखा था, इसी को मैं ले लेता हूं। और ये बहुत स्पेसिफिक होता है, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, यानी ये इसके अंदर एक पोर बनेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे, इसके अंदर कुछ पोर का फॉर्मेशन होता है एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी के कारण। क्यों बन जाता है उसका रीजन भी पढ़ेंगे। और वहां पर ये उन्हीं के लिए, उन्हीं रिएजेंट के लिए काम में लिया जाता है जिनकी एग्जैक्टली शेप और साइज सिमिलर हो। ठीक है, देखो कैसे, ये आपका 3D सिलिकेट। इस 3D सिलिकेट के अंदर बेटा कंसेप्ट समझो इसके। थ्योरी तो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, बहुत सुंदर सुंदर थ्योरी लिखी रहती है, बहुत डिटेल में लिखी रहती है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए आपको, क्या वो बताना क्या चाह रही है वो थ्योरी। ठीक है, तो यहां पर हम इसके अंदर ऐड करते हैं 3D सिलिकेट था। ये क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। इसमें जनरली किसकी इंप्योरिटी होती है, सोडियम की, सॉरी एल्यूमिनियम की। तो यहां पर एडिशन ऑफ, यहां पर ऐड करते हैं एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम एज इंप्योरिटी। ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम एज इंप्योरिटी। यहां पे इंप्योरिटी की फॉर्म में किसको ऐड कर रहे हो आप, एल्यूमिनियम को ऐड कर रहे हो। और आपने यहां पे देखा, यहां पर जो ऐसा ही है सिलिकॉन है, सिलिकॉन इसकी कोवलेंसी की बात करें तो इसकी कोवलेंसी कितनी होती है, 4। इसकी 4 कोवलेंसी है। ठीक है, आपने इसके अंदर ऐड किया किसको, एल्यूमिनियम को, इसको ऐड किया आपने एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम को ऐड किया, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो जैसे इसके अंदर आप इसको डालोगे तो इसमें क्या आ जाएंगी, वैकेंसी डेवलप हो जाती है, और उन वैकेंसीज को बोला जाता है पोर बोल देते हैं। और जनरली ये देखा जाता है 3D स्ट्रक्चर के अंदर एक सिलिकॉन के पास में 2 पोर, इच सिलिकॉन कंटेंट, जब एक सिलिकॉन के पास एल्यूमिनियम आ जाता है तो उसके पास में जनरली 2 पोर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको एल्यूमिनियम को यहां पे डाला, मान लो कि इसकी जगह पे एल्यूमिनियम आ गया, मैंने ये मान लिया कि यहां पे एल्यूमिनियम आ गया, इसकी जगह पे एल्यूमिनियम रिप्लेस्ड सिलिकॉन। एक बार फिर से बोल रहा हूं, हम पढ़ रहे बेटा जियोलाइट, फिर नहीं आ रहा तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। देखो जियोलाइट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, किसी भी रिएक्शन को करवाना। और ये बेटा शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, यानी शेप और साइज पे डिपेंड करता है किसकी, जो भी रिएजेंट आप लेते हो उसकी शेप पे, वो किस टाइप से डिपेंड करता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको बताया, ये आपने जो 3D सिलिकेट पढ़ा था उसके अंदर एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी मिलाने से होता है, इसका मतलब इट इज एल्यूमिनो सिलिकेट, इट मींस जियोलाइट इज एल्यूमिनो सिलिकेट। ये इंपॉर्टेंट है, जियोलाइट क्या होता है आपका, एल्यूमिनो सिलिकेट, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम एज एन इंप्योरिटीज। एल्यूमिनियम को इंप्योरिटीज की फॉर्म में ऐड करने पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। फिर मैंने ये देखा कि सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। जब इंप्योरिटी ऐड करोगे तो क्या करेगा, मेटल सिलिकॉन इसको हटाएगा, उसकी जगह खुद आएगा। इसकी कोवलेंसी 4 होती है, अपन ये जानते हैं सिलिकॉन है, इसकी वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी बोल दो या कोवलेंसी, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने, 4। और एल्यूमिनियम के अंदर कितने होता है, इसकी वैलेंसी की बात करें तो ये कितनी होती है, 3। तो ड्यू टू लैक ऑफ वैलेंसी एज कंपेयर टू सिलिकॉन देयर आर वैकेंसीज आर डेवलप्ड। ठीक है, देखो ये होगा, ये है, ये आपका सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, यहां पर क्या होगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन है उसकी जगह क्या आ गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आया। तो यहां पर क्या होगा, ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। 3D के अंदर देखें तो ऊपर और नीचे टाइप से, इस टाइप से इसकी वैलेंसीज दिखाई देंगी, इसको ऐसे वैलेंसी दिखाई देती है। फिर ये जोड़ दिया सिलिकॉन, ऐसे एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे यहां पर SO SI, इस टाइप से हुआ, ये हुआ एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन, यहां पर ऐसे इंप्योरिटीज आ गई। इंप्योरिटीज डेवलप हो जाते हैं इस टाइप से, रेड पेन से बना लेना आप, इस टाइप से। इसका मतलब यहां पे इसको जब देखोगे बेटा, इस टाइप से हैनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ऐसे हैनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। देखो हैनीकॉम आपने देखा ना, मधुमक्खी का छत्ता, उसके अंदर देखो उसके जो भी लार्वा होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक साइज होती है बेटा। अपने से ज्यादा जो ये पशु पक्षी होते हैं ना, ये अपने से ज्यादा दिमाग रखते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। आप बना सकते हो ऐसा,
हनीकॉम्ब क्या अपने हाथों से बना सकते हो? नहीं बना सकते। वो एकदम पोर की साइज उनकी एग्जैक्ट होती है, क्योंकि उनका पता है कि उसका लार्वा की साइज क्या होने वाली है, और उसी लार्वा की साइज की वो पोर बनाते हैं ताकि उसके अंदर वो फिट आ सके। उसे न तो छोटा बनाते ना बड़ा बना सकते। छोटा बनाओगे तो क्या होगा, उसकी पोर साइज में वो छोटा उसमें रह नहीं पाएगा, गिर जाएगा। बड़ा बनाओगे, सॉरी, पोर को बड़ा बना दिया तब तो रह नहीं पाएगा, छोटा बना दिया तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वैसे यहां पर क्या होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसके अंदर इस टाइप के पोर बनते हैं, ऐसे पोर बनते हैं। ये बता देता हूं सर, ये तो स्माइली टाइप का होगा। अरे मान लो ऐसा, हमको क्या, हमको तो कंसेप्ट आना चाहिए, नहीं समझे क्या? चलो चलते हैं इस पे। ऐसे बना दिया सर, ये क्या बनाया, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपने क्या बना दिया इसको, ये जियोलाइट मान लो। और इसके अंदर ये क्या होगा, एल्यूमिनियम की इंप्योरिटीज के कारण ये पोर डेवलप होते हैं, वैकेंसीज डेवलप होती है, इसी का नाम क्या होता है, पोर होता है। ठीक है, सेल्फ सिलेक्टिव कैटालाइसिस कैसे ये, या सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट कैसे, क्योंकि ये जब कोई भी रिएजेंट है उसकी साइज एग्जैक्टली इक्वल टू पोर, पोर है इसकी साइज के इक्वल होगी, शेप के इक्वल होगी, उसी कंडीशन में ये वर्क करता है, उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, मैं थ्योरी भी लिखवा देता हूं थोड़ी। थ्योरी में क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम इज एडेड इन 3D silicate, then due to lack valency as compared to silicon there are vacancies are developed which is known as pore, and it is self selective catalyst. It means it depends on its pore size and shape. ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी पोर की साइज और इसकी शेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जहां पर जो भी रिएजेंट है उसकी एग्जैक्टली साइज इसकी पोर के साइज के इक्वल और शेप सिमिलर होगी, वहीं पे ये वर्क करता है। मैं ऊपर वाला मिटा के हटा दूं, चलो उसको रख लेता हूं, मैं इधर वालों को हटा देते, इधर थ्योरी लिख लेते हैं। देखो when aluminum impurities are added in 3D silicate, then vacancies near to each aluminum is developed due to lack valency of aluminum as compared to silicon. आपको क्या बोला, when aluminum impurities are added in 3D silicate then vacancies near to each aluminum are developed due to lack valency of aluminum as compared to silicon. ये तो 13 ग्रुप है, सिलिकॉन कौन से का होगा 14, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना होगा 4, तो रिप्लेस करेगा तो वहां पर क्या होगा, वैलेंसीज डेवलप हो जाती है ना। और इस टाइप से फॉर्मेशन जो फॉर्म्ड कंपाउंड होगा उसी का नाम क्या होता है, जियोलाइट। ठीक है, वैलेंसीज आर डेवलप्ड, यहां पर क्या लिखा है, नियर प्रत्येक एल्यूमिनियम उसके पास में क्या होगी, वैकेंसीज आर डेवलप्ड which are known as pore. Yeah, that's why zeolite become porous. That's why zeolite become porous. इसलिए जियोलाइट क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, यानी उसके ऊपर पोर्स बन जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, और इन्हीं पोर की साइज और शेप है, इस पे डिपेंड करते हैं इसकी कैटालाइसिस प्रोसेस। इट्स कैटालाइसिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन
इट्स कैटालाइसिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन पोर साइज, डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप, साइज एंड शेप ऑफ पोर। इसकी जो कैटालाइसिस प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो भी यहाँ पे डेवलप पोर है उसकी किस टाइप की साइज है, उसकी शेप कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये कहां पे वर्क करेगा, कहां पर यूज होगा, किस रिएजेंट के लिए यूज में लिया जाएगा, जहां पर उसकी शेप और साइज है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू पोर साइज। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर दैट reagent, it is used for that reagent which have exactly या which have similar, exactly similar भी लिख सकते हो, which have similar size and shape of its pore। इसके पोर की साइज और शेप एग्जैक्ट मैच करती हो, एग्जैक्ट सिमिलर होती हैं, उस कंडीशन में इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, जैसे इसके एक एग्जांपल लिखूं मैं, जैसे ZSM-5 होता है। ZSM-5 एक जियोलाइट है जिसका यूज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होता है, हाइड्रोकार्बन को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए या क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, इसका एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिए या एक एग्जाम्पल लिख देता हूं इधर, उसके बाद में नोट कर लीजिए इसको। देखो, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल लिखा, इसका एग्जाम्पल है जियोलाइट का ZSM-5। ZSM-5 है, यहां पर ये 5 किसको बता रही है, नंबर होता ना, ये इसको बोला जाता है पोरोसिटी, ये होती है इसकी पोरोसिटी बोल देते हैं इसको। जो पोर साइज और उसकी शेप है उसको इंडिकेट करने का एक मेथड होता है। और ZSM-5 ये स्पेसिफिक है, सिर्फ इसका यूज किस में होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। इट इज यूज्ड, ये बेटा पूछा भी जा चुका है अपने सिलेबस में, जो जियोलाइट का एग्जांपल हो ZSM-5 का है। इट इज यूज्ड, ये एल्यूमिनो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, इट इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री to convert hydrocarbon into gasoline। ठीक है, तो ZSM-5 इसका यूज किसमें होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम पढ़ रहे बेटा जियोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जांपल पूछा जाता है, बहुत बार नीट में से क्वेश्चन पूछा गया। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मोस्टली यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, देखो कौन कौन से, माइंड में सेट रखना, कंफ्यूज नहीं होना। पहला पूछा जाता है ये किस टाइप का कैटलिस्ट है, तो क्या होता है, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। इसका मतलब ये जो रिएजेंट है उसकी शेप और उसकी साइज अगर इसकी पोर साइज से मैच करती है वहीं पे वर्क करता है। ठीक है, सिलेक्टिव, हाईली स्पेसिफिक है। ठीक है, फिर कौन सा यहाँ पर जियोलाइट काम में लेता है, तो जियोलाइट का एग्जांपल पूछा जाता है। ZSM-5 कहाँ पे काम में आता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, टू क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, या हाइड्रोकार्बन उसके आइसोमराइजेशन में भी बोल सकते हो, जिसमें हाइड्रोकार्बन वो गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा व्हाट इज जियोलाइट, तो जियोलाइट क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट विच इज डेवलप्ड बाय एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम इम्प्योरिटीज इन 3D सिलिकेट। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में पढ़ते हैं हम कार्बन है इसके अंदर, उसके कंपाउंड नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, इसके बाद में आते हैं हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लिख लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटा दे। देखो, हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स इनकी बात करते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही था इसमें। और एक और होता है इसको कार्बाइड के बारे में, जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी को भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। हम पढ़ रहे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ
कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं उसकी ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स को देख रहे हैं तो ऑक्साइड में क्या होता है, CO न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, CO है, CO2 है या C3O2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको बोला जाता है कार्बन सबऑक्साइड। ये होता है कार्बन सबऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर। यहां पे पूछा जाता है कार्बन सबऑक्साइड में कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन हैज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं ये जो आपके ऑक्साइड लिए, इसमें मान लेता हूं मैंने पहले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में बेटा आप सब जानते हैं, जो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हो या आप इकोलॉजी वगैरह में पढ़ते हो या छोटी क्लास में पढ़ के आते हो, उतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, देखो, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा लिखाने का ज़्यादा इसका कोई मीनिंग नहीं है, कैसा नहीं पूछा गया इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जिससे पूछा जा सकता है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपसे पूछा गया कि पॉइजनस होती है नॉन पॉइजनस। ये वैसे तो बेटा नॉन पॉइजनस है, लेकिन एक क्रिटिकल अमाउंट से ज़्यादा होने पे क्या होगी, पॉइजनस है। एक नॉर्मल अमाउंट तक तो ये नॉन पॉइजनस है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में पॉइजनस नहीं, लेकिन अगर इसकी अमाउंट बढ़ जाए तब उस कंडीशन में क्या हो सकती है, पॉइजनस। ठीक है, आफ्टर ए क्रिटिकल अमाउंट, आफ्टर ए क्रिटिकल अमाउंट इट बिकम्स पॉइजनस। अपनी ब्रीथिंग होती है बेटा, ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट्स होता है उनमें अपोजिट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन उसको बाहर निकालते हैं। तो बेटा जैसे जैसे पेड़ वगैरह की कटाई होती जा रही है, हम जान रहे हैं नेचर बैलेंस थी। देखो इसके बारे में जो मेन चीज़ है वो समझना, नेचर बैलेंस थी, हम और पेड़ पौधे हमसे तो बहुत ज़्यादा थे, हालांकि अब तो धीरे धीरे जंगल वगैरह की कटाई होती गई तो पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। तो उस टाइम में क्या कि फ्रेश ऑक्सीजन थी, क्योंकि प्लांट्स थे वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी नेचर में आ रही थी उसको अब्जॉर्ब कर रहे थे। पता नहीं एक पेड़ बताते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत टन कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जैक्ट डेटा तो मेरे को ध्यान नहीं है, बहुत ज्यादा टन कार्बन डाइऑक्साइड उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है, हम तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं अपने जो भी और सोर्स लगे हुए हैं जैसे कारखाने वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड खूब रिलीज हो रही है। इधर तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये ह्यूमन ने किया है। नेचर के साथ में छेड़छाड़ कौन करता है, हम लोग ही करते हैं। तो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिए और पेड़ पौधों को काट दिया। कहीं पे बड़े मॉल बना दिए हैं, या फिर जो भी अपने सिटी के पास में जगह होती जहां पर पहले जंगल हुआ करता था, पेड़ पौधे, उन सबको काट दिया, अपने सड़कें बना दी, सब कुछ हो गया, ये सब आप जानते हो। तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उसका लेवल नेचर में बढ़ रहा है और इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नेचर में इंक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, concentration of carbon dioxide in nature, concentration of carbon dioxide in nature is continuously increase, और इसके इंक्रीज होने के कारण यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ये क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं, और भी गैसेस होती हैं इसके अंदर। मैं इसकी थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, इसको मैं समझाऊंगा, समझना। ये बेटा हमारी है अर्थ, ये अर्थ हमारी, मैं इसको ई लिख देता हूं, ई मतलब यहां पे क्या है, अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ, और ये है सन। ठीक है, समझना इसको। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है, नेचर उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, इन्वायरमेंट इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगी तो ग्लेशियर वगैरह पर जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट होगी, पड़ले आ जाएगा एक दिन। इसलिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए आपको, हमें भी लगाने चाहिए। देखो सन है, इससे लाइट यहां पे आ गई, उसमें हीट होगी, ठीक है, रेडिएशन आती है, उसमें क्या आती है, हीट आती है। अब यहां पे देखो
हीट होगी वो क्या चली जाती थी, जैसे सन है वो ढल जाता है तो उसके बाद में क्या हो गई, जैसे सूरज निकल गया तो वहाँ पर लाइट आई, उसके बाद में जाने के साथ में क्या होगी, वो रेडिएशन के साथ में फिर से हीट बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट बढ़ती गई, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी कंसंट्रेशन बता रहा हूं मैं, तो एक टाइप इस टाइप से लेयर बन रही है, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है उसमें, इन्वायरमेंट में CO2 अपने एक लेयर बना रही है मान लो आप, तो उससे क्या होगा, जो निकलने ये आने वाली रेडिएशन ये जब वापस जाएगी तो ये क्या करेगी, ये लेयर इसको रोक रही है, इसको कंप्लीट वापस नहीं जाने दे, जितनी हीट आ रही थी उतनी वापस नहीं जा पा रही है सन के अर्थ के इन्वायरमेंट से वापस उतनी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और भी इसके अंदर लेयर के अंदर और भी गैसेज है, उनका भी रोल होता है, अपन तो लेकिन CO2 के रेस्पेक्ट में देख लें, तो ये क्या होगी, ये लेयर बना दी, इसको रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ये वापस किस पे आएगी, अर्थ पे, और इसके कारण अर्थ है इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी इफेक्ट का नाम क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, लैंग्वेज बोल के बता दी मैंने, क्या बताया, सन से जो लाइट आ रही है जिससे हीट आएगी, ये वापस चली जाती है सन जाने के बाद में, लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से वो एक लेयर बना देता है, एक जो CO2 जो हीट है उसको वापस नहीं जाने दे रहा, उसकी रेडिएशन को वापस नहीं जाने दे रहा, तो उससे क्या होगा, वापस अर्थ पे आएंगे, और अर्थ पे आने से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इसी को बोल देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में और बताते हैं आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये पॉइजनस है, नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको लिख लिया आपने, देखो सेकेंड इसका कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 सॉरी CO के बारे में बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज ए पॉइजनस गैस, इट इज ए पॉइजनस गैस। और एक चीज और बता देते हैं, CO इज बर्न विथ ब्लू फ्लेम। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा, इसको लिख लिया CO को, कि ये वाला एक पॉइजनस गैस है। बेटा कैमरा चेक कर लीजिएगा एक बार, दिखाई दे रहा है ना साफ। अब देखो आगे, इट इज बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम है इसके साथ में बर्न होता है। आगे देखो, पॉइजनस नेचर इसका रीजन क्या है। देखो आपने सुना होगा, सर्दियों के दिनों में अक्सर देखते हैं अखबार वगैरह में, न्यूज भी पढ़ी होगी आपने न्यूज़पेपर में, वहां पे आता है कि बहुत से लोग होते रात में सो रहे थे अंगीठी जलाकर और वो मर गए। रीजन क्या था, आपने रूम को बंद कर लिया तो आपका जो भी कॉक है उसका ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल रहा था, वो किस में कन्वर्ट होगा, CO, उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन होने पे CO बनेगी, और CO होती है वो अपने हीमोग्लोबिन है उसको अरेस्ट कर लेती है। तो पॉइजनस नेचर किसके कारण आते हैं, ड्यू टू अरेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या मैथ हीमोग्लोबिन भी बोल देते हैं। और दिस फॉर्म मैथ हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अपने हीमोग्लोबिन या ब्लड हम क्या करें, ब्रीथिंग में कार्बन ऑक्सीजन ले रहे थे, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाके क्या बना रहा था, ब्रीथिंग के थ्रू क्या ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा, हीमोग्लोबिन से कनेक्ट हो रहा था और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था। लेकिन जैसे ही CO आया तो CO होती है वो भी ब्रीथिंग के से जाएगा। अब क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कंपैरिजन में CO से अटैच होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बनेगा नहीं, तो अपने जो ब्लड है, जो अपने टिश्यूज वगैरह उसके पास में ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। ठीक है, इसके कारण डेथ हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं इसकी पॉइजनस नेचर। पॉइजनस नेचर ऑफ CO is often occur due to
अरेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड and form कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा दो टाइप की हीमोग्लोबिन है, तो हमने दो टाइप की हीमोग्लोबिन होते हैं, एक तो होता है एसबी है, ये O2 के साथ में रिएक्ट करेगा, तब तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बना रहा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक बार मैंने ये क्या है कि हीमोग्लोबिन ये CO के साथ में रिएक्ट करेगा, तो यहां पे बना रहा है ये मैथ हीमोग्लोबिन, या इसी को बोल देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और इन दोनों की जब कंपेयर करते हैं तो यहां पर बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसलिए जो ब्रीथिंग के थ्रू अगर ऑक्सीजन और CO दोनों जा रही हैं तो हम अपना हीमोग्लोबिन वो किसके साथ में अटैच हो जाता है, CO के साथ में, बिकॉज, और यहां कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एस भी लिख रहा हूं हीमोग्लोबिन को, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर पढ़ते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO के फॉर्मेशन के मेथड, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। हेडिंग है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी फॉर्मेशन के आपको मेथड बता रहे हैं कि कौन कौन से मेथड है इसके थ्रू आप कार्बन मोनोऑक्साइड इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, पहला मेथड देखिएगा, फर्स्ट मेथड। पहले मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं, किसी को भी आप बर्न करते हो, अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसको हम एज ए फ्यूल की तरह यूज में ले सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा, एनी गैस which burn with एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट रिलीज होगी तो किसकी तरह काम में आ जाएगा, फ्यूल। एनी गैस विच बर्न विथ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, any gas which burn with exothermic process can act as fuel। वो फ्यूल की तरह भी यूज में ले सकते हैं। एक जनरल स्टेटमेंट मैंने बोल दिया ऐसे, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू इन सबको हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। आगे देखो यहाँ पर, जैसे मैंने नाइट्रोजन इसका ऑक्सीडेशन आपने करवाया था, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये वाली प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों गई एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये मैं बेटा पहले ही बता चुका आपको। नाइट्रोजन होता है इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये वाली प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। लेकिन अगर आपने कार्बन है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन किया, पार्शियल ऑक्सीडेशन, चलो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, उसके बाद में फॉर्मेशन का मेथड बता रहा हूं। उसमें मैं मान लो कि पहला मेथड ये बता दिया आपको, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ कोक, पार्शियल ऑक्सीडेशन। दूसरा मार्कर यूज में लेता हूं, ये लिखा पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ कोक या कार्बन। इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन आपने करवाया, ये देखो, ये तो मैंने यहां पे बताया कि एंडोथर्मिक भी होती है कंबशन नाइट्रोजन का। पार्शियल ऑक्सीडेशन आप यहां पे करवाएंगे तो यहां पर फॉर्मेशन होगा, ये लिमिटेड ऑक्सीजन यहां पे लोगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन बोल देते हैं इसको, क्योंकि यहां पर यूज्ड ऑक्सीजन है लिमिटेड ऑक्सीजन इज यूज्ड, देन फॉर्मेशन ऑफ CO टेक प्लेस। ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगी डेल्टा एच नेगेटिव आई। ठीक है, ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, इसके लिए एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बर्न होना चाह रहा है, तो किस में काम में आ जाएगा, बर्निंग में। या इसी को आगे भी देख सकते हो आप, सीओ है यहां पे, देखो बर्निंग में यहां से बताएंगे सीओ एज ए बर्निंग कैसे आता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन आपने करवाया, तो किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा। और ये प्रोसेस आपकी क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस ही ये होती है, तो बर्निंग में काम में आएगा। या फिर आप ये ले सकते हो, कार्बन है वहां पर आपने O2 को लिया, फिर एक्सेस में अगर O2 को लिया, पार्शियल लेते तब तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, एक्सेस लेगा तो वहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, तो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आपने यहाँ पे CO2 को ले लिया, फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाया, तो क्या बर्निंग होगी, क्या यहाँ पर बर्न करेगा, क्या नहीं, कंप्लीट बर्न हो चुका, कंप्लीट कंबशन हो चुका है, इसका मतलब आगे बर्निंग नहीं होगा, अब ये बर्निंग को रोकेगा। तो कहीं पर भी आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज में लेते हैं, यानी आग बुझाने में काम में लेते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको CO का फॉर्मेशन आपको बताने, तो CO का फॉर्मेशन एक तो आप कैसे कर सकते हो, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, कार्बन उसके पार्शियल ऑक्सीडेशन से। ठीक है, नोट कर लो इसको और बताते हैं। नेक्स्ट CO2 है, अगर इसका रिडक्शन करवा दो, एक ऑक्सीजन हटा दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है, रिडक्शन। तो CO2 के रिडक्शन से भी, और रिडक्शन किया जाता है रेड हॉट कॉक से। मिटा दे, पहला पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ कॉक या कार्बन, दूसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेड हॉट कॉक। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय या थ्रू रेड हॉट कॉक। यहां पर बेटा बहुत बार जो रिएक्शन हो रही है उसकी टाइप के बारे में पूछा जाता है, किस टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ये कार्बन आपका जीरो ऑक्सीडेशन, रेड हॉट कॉक, इससे आपने पास की कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है CO का, फॉर्मेशन होगा 2CO। यहां पर ऑक्सीडेशन है 0, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +4, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2। तो यहां पे कार्बन है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर CO2 के कार्बन है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये तो आप जानते हो ना। इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉन एज रिडक्शन। और दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाता है, तो उसका क्या नाम था, डिसप्रपोर्शनेशन, नहीं सिन प्रपोर्शनेशन और कम प्रपोर्शनेशन। डिस में क्या था, एक डिफरेंट में टूटे, एक ही ऑक्सीडेशन वाला एलिमेंट और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड में जाए तब तो होता है डिसप्रपोर्शनेशन, और डिफरेंट वाले एक कॉमन के अंदर आ जाते हैं तो उसको बोल देते हैं कम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, और इसी का नाम होता है सिन प्रपोर्शनेशन, सिन प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसको या तो कम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या देते हैं, सिन प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। तो यहां पर रेड हॉट कॉक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं वाटर गैस के बारे में। वाटर गैस देखो क्या होता है, मिटा दे, थर्ड लिखो वाटर गैस।
वाटर गैस में भी CO का फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है देखो। आपका थर्ड पॉइंट ऑफ वाटर गैस, इस मेथड के अंदर ही लिख लेना इसको भी, वाटर गैस। आपके पास में बेटा रेड हॉट कार्बन है, आपके पास में रेड हॉट कार्बन, ये रेड हॉट कॉक क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाई टेम्परेचर पे लेते हैं इसको और इससे पास किया जाता है वाटर या स्टीम, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मेशन होगा CO प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है 1:1 में, और ये होती है वाटर गैस। बहुत बार फॉर्मूला पूछा गया कि वाटर गैस, या दूसरा नाम होता है इसका सिंथेसिस गैस, CO प्लस H2, रेशियो पूछा था 1:1, ये होगा वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस, और सिंथेसिस गैस। ऐसे देखो, अगर बेटा यहां पर ये कार्बन या कोक, रेड हॉट, वो ये सेम रेड हॉट कॉक या कार्बन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अगर यहां से आपने पास किया, एयर से पास किया, एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन और O2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट हो गए, नाइट्रोजन और O2 प्रेजेंट होते हैं, इससे करोगे तो यहां पर फॉर्मेशन होगा CO प्लस N2 बनेगा। N2 तो बेटा हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक्ट एज जब नॉर्मल कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करती है, एक्ट एज इनर्ट गैस, और ये फॉर्मेशन होता है 1:3 में CO और N2 बन जाता है, और इसका नाम होता है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। अगर आपको यहां पर ये पूछा जाए विच इज बेस्ट फ्यूल, सिंथेसिस गैस और प्रोड्यूसर गैस, तो आपको पता है प्रोड्यूसर में तो नाइट्रोजन आ गया, इसका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल ही नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में, तो या एंडोथर्मिक प्रोसेस टाइप का होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं सिंथेसिस गैस या वाटर गैस इज बेटर फ्यूल देन प्रोड्यूसर गैस। पूछा गया है, और रीजन पूछा गया तो क्या बताना है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होगा, यहाँ पर CO तो कॉमन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बेटा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन है, इसका यूज याद करो किस में होता है, स्पेस प्रोग्राम में होता है, क्योंकि इससे रिलीज एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो हम ये लिख सकते हैं सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस इज बेस्ट फ्यूल एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर गैस। सिंथेसिस गैस इज बेस्ट फ्यूल एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैसेस की कंपैरिजन में बेस्ट फ्यूल होता है, ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद में आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कार्बाइड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए और हेडिंग लिखेंगे कार्बाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना कार्बाइड्स पे। हेडिंग लिखेंगे कार्बाइड्स। कार्बाइड्स, इन कार्बाइड्स को मैं बेटा कैटेगराइज करके पढ़ा रहा हूं आपको, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो होता है आयनिक कार्बाइड, एक होता है कोवलेंट कार्बाइड, और एक होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं इसको कार्बाइड्स, इट कैन बी डिवाइड इन 3 कैटेगरीज, कार्बाइड्स कैन बी कैटेगराइज इन 3 कैटेगरीज, आयनिक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड लिख देता हूं, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, एंड थर्ड वन है कोवलेंट कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड। देखो आयनिक कार्बाइड है, इसके अंदर तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जनरली एस ब्लॉक के मेटल के साथ में होता है, ठीक है।
इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इसमें डी ब्लॉक मेटल्स है, जब उनका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो बीच में स्पेस आ जाता है, स्पेस में कार्बन आ जाए, उसके साथ में नॉन स्टाइकियो कंपाउंड का एक फॉर्मेशन हो जाता है, उसका नाम होगा इंटरस्टिशियल कार्बाइड। और अगर वो पी ब्लॉक के साथ में है तो वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको क्या बोल देंगे, कोवलेंट कार्बाइड। यहाँ पे जनरली क्या होगा, आयनिक कार्बाइड किससे बनते हैं, एस ब्लॉक मेटल, एस ब्लॉक मेटल विथ कार्बन एंड इट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इट मीन्स आयनिक कार्बाइड में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एस ब्लॉक मेटल एंड कार्बन। इंटरस्टिशियल कार्बाइड होता है डी ब्लॉक मेटल, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कार्बन प्रेजेंट इन देयर इंटरस्टिशियल वॉइड्स। यहां पर डी ब्लॉक मेटल की क्रिस्टलाइजेशन में कार्बन प्रेजेंट इन देयर इंटरस्टिशियल वॉइड्स नोन एज इंटरस्टिशियल कार्बाइड। और इस टाइप की होगा, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं होता है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है। कोवलेंट कार्बाइड क्या होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट कार्बन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है, जैसे सिलिकॉन है, वो कार्बन आ जाएगा तो सिलिकॉन कार्बाइड बन जाएगा, ऐसा ही से, ठीक है। ये इसको कैटेगराइज कर लो, फिर एक एक को हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर भी बेटा ये भी 12th का है और ये तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको बता भी चुके हैं, कोवलेंट में कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड बताया था स्टार्टिंग। इंपॉर्टेंट है आपका ये आयनिक कार्बाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयनिक कार्बाइड। और इसका भी इंपॉर्टेंट होता है इसका हाइड्रोलाइसिस, किस टाइप से हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोकार्बन का गैस का फॉर्मेशन होता है, जिसके बेसिस पे उसके नाम भी दिए जाते हैं। कैसे नाम देते हैं देखो, हटा दो इसको, देखो हेडिंग लिखेंगे इसमें, फर्स्ट आयनिक कार्बाइड, फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा आयनिक कार्बाइड। देखो आयनिक कार्बाइड्स, आयनिक कार्बाइड की हम बात कर रहे हैं कि आयनिक कार्बाइड से क्या होता है। देखिएगा, एस ब्लॉक मेटल्स बॉन्डेड थ्रू कार्बन विथ आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कार्बाइड। या ये लिख सकते हो इन इट, इन आयनिक कार्बाइड, इन आयनिक कार्बाइड एस ब्लॉक मेटल्स bonded with carbon through ionic bond। S block metal bonded through carbon with ionic bond is known as ionic carbide। देखो इसके अंदर कैसे होता है, इंपॉर्टेंट इसका हाइड्रोलाइसिस। ये तो का आयनिक कार्बाइड, जैसे मैग्नीशियम है वो कार्बन के साथ में बैलेंस करके नहीं लिख रहा, Mg2C बना लिया, 2Mg और C है, MgC2 भी होता है, 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 कार्बन Al4C3 बना लिया, बेरिलियम प्लस 2 कार्बन BeC2 बना लिया, या Be2 प्लस C Be2C बना लिया, या Ca प्लस 2C क्या बना लिया CaC2। ये सब क्या होगा, आयनिक कार्बाइड। यहां पे देखो कैसे बॉन्ड होगा, जैसे कैल्शियम है कितना चार्ज होता है इसके पास में +2, जो कार्बन कार्बन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे माइनस होगा, इस पर माइनस होगा, तो ये आपस में कौन से बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो गए, आयनिक बॉन्ड से। ऐसे शो करके बता देता हूं, बॉन्डेड थ्रू आयनिक बॉन्ड। ये एस ब्लॉक मेटल है वो कार्बन के साथ में बॉन्डेड थ्रू आयनिक बॉन्ड, दैट्स व्हाई दे नेम्ड एज आयनिक कार्बाइड। इसलिए बेटा इसका नाम दिया था आयनिक कार्बाइड, दैट्स व्हाई दे नेम्ड एज
आयनिक कार्बाइड। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए इसको। अब इसका पढ़ेंगे हम हाइड्रोलाइसिस। हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड। लिखेंगे हेडिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड। ये जो आयनिक कार्बाइड इनके हाइड्रोलाइसिस मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा। हाइड्रोलाइसिस का बहुत सिंपल सा मेथड है इसका, और एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बहुत सिंपल है, देखो। और इसके हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रोगेन कार्बन गैस है वो प्रोड्यूस होती है। इसके बेसिस पे इनके नाम भी दिए जाते हैं, एसिटेनेलाइड, मेथेनेलाइड, प्रोपियोनोलाइड, इस टाइप से नाम देते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड। हेडिंग है हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड हाइड्रोकार्बन गैस इज प्रोड्यूस एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस्ड हाइड्रोकार्बन गैस देयर नेम इज कैटेगराइज्ड। ठीक है, जैसे मेथेनेलाइड, प्रोपियोनेलाइड, एसिटेनेलाइड। ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ionic carbide, during the hydrolysis of ionic carbides, hydrocarbon gas are produced. Hydrocarbon gases are produced. दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना इसको। हाइड्रोकार्बन gases are produced and on the basis of produced hydrocarbon gas, on the basis of produced hydrocarbon gas, name of ionic carbide, name of ionic carbides are given. On the basis of produced hydrocarbon gases, name of ionic carbides are given. आयनिक कार्बाइड्स है, उसके नाम हम किसके बेसिस पे देते हैं? प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन गैस है, इसके बेसिस पे देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जैसे मेथेनेलाइड है, एसिटेनेलाइड है, प्रोपियोनेलाइड है। देखो मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे करना है, उसके लिए आपको एक तरीका बता रहा सिखा रहा हूँ। देखो इसके साथ में लिख देता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल लिखा, जैसे मेथेन गैस का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब मेथेन बना वहां पे, क्या बोलोगे? मेथेनेलाइड, मेथेनेलाइड बोल देते हैं इसको। मान लो कि एसिटिलीन गैस है वो प्रोड्यूस हुई, तो बोलेंगे एसिटेनेलाइड। मान लो कि प्रोपेन गैस है, इसका फॉर्मेशन होगा, मैं ये सपोज कर रहा हूं, या इथाइन गैस है, इथाइनेलाइड भी हो सकता है, इथिनेलाइड, CS2 डबल बॉन्ड CS2, इथिनेलाइड। ठीक है, प्रोपाइनेलाइड, प्रोपाइन गैस बन रही है, जैसे ये CS3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये। ठीक है, प्रोपाइनेलाइड, एक टाइप से लाइट लगा देते हैं लास्ट में। प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन गैस, हाइड्रोकार्बन गैस प्लस लाइट लगा देते हैं। ठीक है, अगर वहां पर मेथेन गैस का प्रोड्यूस होगा तो उस आयनिक कार्बाइड का नाम मेथेनेलाइड, एसिटेनेलाइड, इथाइन, इथिनेलाइड या प्रोपाइनेलाइड। प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन गैस है उसके बेसिस पे। अब देखो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अपन आयनिक कार्बाइड है उनके एग्जांपल लिए थे, अब उनको मैं आगे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा। जैसे मेरे पास में है एग्जांपल है Al4C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड है। अब इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करके देखते हैं
तो सबसे पहले आपको यहां पर इसको आयनिक करके देखोगे तो यहां पर कार्बन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लो बस आप, कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर देखो, एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3, तो 4 पे कितना चार्ज होगा, 4 है, उस पर कितना चार्ज होगा, ये करोगे, एल्यूमिनियम कौन से का होता है 13th ग्रुप का होता है, तो वैलेंसी कितनी है इसकी 3, तो कितना चार्ज प्रेजेंस है इस पे +3, 4 एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। कार्बन का कैलकुलेट करना हो, कैसे कैलकुलेट कर लेते हो, 3x, जिसका कैलकुलेट करना है उसका कितना मान लो, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके हैं, आना चाहिए आपको, इक्वल टू कितना होगा 0, या तो माइंड में कैलकुलेट कर लो या इस टाइप से कर लो, कितना +12 + 3x = 0, देन 3x = क्या होगा -12, देन x = कितना -4, इसका मतलब कार्बन पे कितना चार्ज है -4, और इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर काम में लेते हैं, वाटर में क्या होता है H+ और OH-, ये प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप की हाइड्रोकार्बन गैस माइनस के पास में क्या जाएगा, प्लस वाला जाएगा, इसका मतलब इस टाइप की हाइड्रोकार्बन गैस बनेगी जहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -4, और वो सेटिस्फाई किससे होगी, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन कितना जोड़ो इस पे -4 आए, क्या जोड़ो CH4 हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, और एल्यूमिनियम के साथ में क्या जोड़ोगे, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3CH4। तो आप यहां पे देखो कार्बन पे -4 कौन सी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन पे -4 है, ठीक है। और बेटा एक चीज और बता देते हैं, यहां पर जो वाटर है इसका न तो हाइड्रोलाइज, न तो ऑक्सीडेशन होता है न रिडक्शन होता है, इसका मतलब इधर ये नॉन रेडॉक्स, जनरली ये वाली रिएक्शन कैसी होती है, नॉन रिडक्स रिएक्शन होती है, या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड्स, ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड, water can't participate, can't oxidize or reduce, या does not oxidize or reduce, does not oxidize or reduce, ये ना तो ऑक्सीडाइज होता है, वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ये तो होंगी, वाटर डज नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, दैट्स वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड्स आर, हाइड्रोलाइसिस वाली क्या होगी, इधर नॉन रेडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन। आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पर आयनिक कार्बाइड है, इसके अंदर रिएक्शन किस टाइप की होगी, या तो नॉन रेडक्स होगी या फिर क्या होगी, डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि यहाँ पर वाटर वो तो न तो ऑक्सीडाइज होता है न रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपको देखो मेथड क्या बताए, मेथड ये बताए कार्बन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना हाइड्रोजन जोड़ दो। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज -4, इसका मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन गैस है जिसमें यहाँ पर -4 होता है, तो मेथेन में होगा, तो यहाँ पे कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा, मेथेन, और इसके बेसिस पे इसका नाम क्या लिखोगे, मेथेनेलाइट, ये किसका एग्जाम्पल होगा, मेथेनेलाइट, ये तो आपको बता चुके हैं, मेथेनेलाइट होगा, मेथेनेलाइट नोट कर लीजिए। और भी एग्जाम्पल इसको करने, जैसे नेक्स्ट है Mg2C या BeC2, लिख लिया इसको और लिखिएगा, नेक्स्ट लिखो BeC2 और एग्जाम्पल बता, नेक्स्ट है BeC2, इसको हाइड्रोलाइज करो, नेक्स्ट एग्जांपल है BeC2, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां पे बेटा हम जानते हैं बेरिलियम कितना होता है +2, 2 कार्बन पे कितना चार्ज होगा 2x = 0, कैलकुलेट करना उसका x मान लो। बेरिलियम सेकंड ग्रुप का होता है ना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का तो फिक्स है, फर्स्ट का हमेशा चार्ज +1, सेकंड पे हमेशा चार्ज +2, दे डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका मतलब ऐसी हाइड्रोकार्बन गैस का फॉर्मेशन होगा जहां पर कार्बन पे -1 आता है, कार्बन पे -1 किस में आता है, एसिटिलीन में आता है, ऐसे कर सकते हो।
या फिर बेटा इसको आप ऐसे देखोगे तो बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है, बेरिलियम पे होगा +2, तो C2 पे कितना होगा -2, यानी एक कार्बन पे -1 है तो 2 पे कितना होगा -2। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बेरिलियम का तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस होगी जहां पर 2 कार्बन पे 2 नेगेटिव है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, सिंपल सा है। या ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे देख लो, कैसे भी देख लो। तो बेटा या तो क्या करो, जितना नेगेटिव चार्ज आता है उतना ही आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, या उस टाइप के हाइड्रोकार्बन गैस देख लो जिसपे चार्ज कितना आ रहा हूं, जैसे एक कार्बन पे -1 है तो वो हाइड्रोकार्बन गैस देख लो जिसपे कार्बन पे चार्ज -1 है, वो किसमें होता है, एसिटिलीन। ये होता है एसिटिलीन। तो इसके बेसिस पे इसको क्या नाम देते हैं, एसिटिनेलाइट, क्योंकि एसिटिनेलाइट। ठीक है, नोट कीजिए इसको और करवाते हैं। और बताते हैं, नोट कर लीजिए। मिटा दे। इसी एसिटिनेलाइट का एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो जैसे मेरे पास में MgC2, ये MgC2, तो वही होगा सेम, Mg पे चार्ज +2, C2 पे -2, तो जितना नेगेटिव उतना हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, एसिटिलीन। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, -1, अभी कैलकुलेट किया था वैसे ही कर लो। मैग्नीशियम पे कितना होता है, +2, कार्बन पे कितना होगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो कौन सी हाइड्रोकार्बन गैस होती है जहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, किसमें होता है, एसिटिलीन में। तो इसको हाइड्रोलाइसिस कर लो। 2 मेथड बता रहे, कैसे भी कर लो, ये अल्टरनेट मेथड है। या तो जितना नेगेटिव चार्ज आता है उतनी हाइड्रोजन जोड़ दो, या x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि एक कार्बन पे कितना नेगेटिव चार्ज है, फिर हाइड्रोकार्बन गैस देखो कि किसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है उतना। तो यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन गया, CH∼CH, एसिटिलीन। तो ये भी किसका एग्जांपल, एसिटिनेलाइट। ऐसे मान लो मैंने को दे रखा हो कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, कैल्शियम क्या होगा, +2, C2 -2, तो वो सेम है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस आप करवाया तो 2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज देख लो, इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज जितने होते हैं उतने हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्या बनेगा, कैल्शियम का तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये क्या बनेगा, C2H2। C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन गैस होती है, CH∼CH। जैसा मन करे वैसे कर लो, 2 मेथड बताए आपको। तो किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटिलीन गैस का। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये था आपका बेटा आयनिक हाइड्रोलाइसिस है, इसका हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट लिखिएगा, और एग्जांपल करो, एक समझ गए होंगे तो इससे नोट कर लो इसको। फिर बताते हैं मेटेलिक कार्बाइड या इंटरस्टिशियल कार्बाइड। मिटा दे, लिखो मेटेलिक कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ये होते क्या है, सबसे पहले ये देखना है। मेटेलिक कार्बाइड सेकेंड वन है, मेटेलिक कार्बाइड्स ऑब्लिक इंटरस्टिशियल कार्बाइड। मेटेलिक कार्बाइड ऑब्लिक इंटरस्टिशियल कार्बाइड। देखो बेटा, मेटेलिक कार्बाइड या इंटरस्टिशियल कार्बाइड क्या होता है, डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ में कार्बन आता है। ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल सम इंटरस्टिशियल वॉइड्स आर प्रेजेंट। बेटा 100% तो पैकिंग एफिशिएंसी होती नहीं है, तो बीच में ऐसे क्या बन जाते हैं, स्पेस बन जाते हैं, इन विच इफ कार्बन इंटर, ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल, ये डी ब्लॉक मेटल्स का क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल। तो ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल सम इंटरस्टिशियल स्पेस आर रिमेन, या some voids are formed which are known as interstitial void. If in this void small atom carbon is entered, जैसे कार्बन आ गया इसमें, तो उसको नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स
जैसे आयरन था, ये मान लिया मैंने आयरन था, तो इस टाइप का बनेगा Fe.C इस टाइप से, लेकिन स्टाइकोमेट्रिक नहीं होगा, नॉन स्टाइकोमेट्रिक होता है, जैसे 0.98 टाइप का ऐसे आ गया। तो इस टाइप के जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड होते हैं ये होंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक हैं, यानी उसकी स्टाइकोमेट्री तो कब सेटिस्फाई होती है, जब किसी वो पर्टिकुलर रेशियो में रिएक्ट करके फिर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो रिएक्शन नहीं हो रही है, वॉइड के अंदर ही आ गए, तो वॉइड में आने से इंटरस्टिशियल वॉइड में आ गए तो उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स या नॉन स्टाइकोमेट्रिक कार्बाइड कंपाउंड बोल देते हैं। और ये इसके दे आर इनर्ट एज कंपेयर टू देयर नेटिव मेटल, नेटिव मेटल की कंपैरिजन में क्या हो जाते हैं, ये इनर्ट होते हैं या लेस रिएक्टिव होते हैं, दे आर इनर्ट एज कंपेयर टू देयर नेटिव मेटल। एज कंपेयर टू देयर नेटिव मेटल, उसके नेटिव मेटल उसकी कंपैरिजन में क्या होता है, इनर्ट्स। और यहां पर बेटा डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो पूरा जो कार्बाइड आपका बना है उसका वॉल्यूम है ये तो कांस्टेंट है, वॉइड के अंदर कार्बन आया है तो इसका मास क्या हो गया, बढ़ गया, मास बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इनकी डेंसिटी होती है और नेटिव मेटल उसकी कंपैरिजन में हाई होती है। क्लियर होगा? ऐसा नहीं कि कार्बन ही आए, यहां पर अगर ऑक्सीजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, अगर यहां पर ऑक्सीजन आ गया तो इंटरस्टिशियल ऑक्साइड बोलोगे इसको, इंटरस्टिशियल ऑक्साइड, लेकिन अपन तो कार्बन का पढ़ने नहीं इसलिए कार्बाइड ले लिया। अगर वहां पर नाइट्रोजन आ गया तो उसको क्या बोल दोगे, इंटरस्टिशियल नाइट्राइड। अगर हाइड्रोजन आ गया तो इसको क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। एक बार दोबारा से रिपीट करें, फील करना है इसको बेटा। डी ब्लॉक के मेटल जब क्रिस्टलाइज होते हैं वो अपन में आपस में मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, तो बीच में कुछ स्पेस खाली रह जाता है जिसमें कार्बन आ जाता है। उस कार्बन आने से वॉइड में जो कार्बन आता है, वॉइड का नाम ही क्या होता है, इंटरस्टिशियल वॉइड, एंड वॉइड फिल्ड बाय कार्बन देन इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ये वॉइड फिल्ड बाय ऑक्सीजन ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन में नाइट्राइड, हाइड्रोजन हो तो हाइड्राइड। तो क्या लिखा आपने, ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल, मैं फिर से यहां पे पूरा लिख ही देता हूं, ड्यूरिंग द crystallization of D block metal, during the crystallization of D block metals some voids are formed between them, some voids are formed which are known as इंटरस्टिशियल वॉइड। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड। इफ कार्बन कम्स इन दीज इंटरस्टिशियल वॉइड्स, इफ कार्बन कम्स इन दीज इंटरस्टिशियल वॉइड्स then formed नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, क्योंकि वॉइड में आने से बॉन्ड तो बना नहीं है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक टाइप का, देन फॉर्म्ड नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स आर नॉन एज इंटरस्टिशियल कार्बाइड या मेटेलिक कार्बाइड। ठीक है, तो बेटा डी ब्लॉक का मेटल जब क्रिस्टलाइज होगा 100% पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होती, तो बीच में कुछ स्पेस रह जाते हैं और उससे जो कंपाउंड बनता है उसको बोल देते हैं, उससे जो इस वॉइड्स का नाम होता है इंटरस्टिशियल वॉइड। और इसमें स्मॉल एटम जनरली सेकेंड पीरियड के होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इससे जो फॉर्म होता है उसको बोल देते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ठीक है, कार्बन से कार्बाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, और दूसरा कोई आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन आ जाएगा तो हाइड्राइड, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्राइड। नोट कर लीजिए इसको। और इसके कारण बेटा एक चीज पूछी जाती है कि इसका जो नेटिव मेटल है उसकी कंपैरिजन में डेंसिटी ज्यादा होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक को लिख लेना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज, क्योंकि बीच में जब ये स्पेस आ जाएगा ना तो डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में आता है कोवलेंट कार्बाइड।
वो पी ब्लॉक मेटल के साथ में सिलिकॉन कार्बाइड आपको बताया भी था। नोट कर लिया कि इसको नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कोवलेंट कार्बाइड। नेक्स्ट हमारा कोवलेंट कार्बाइड। थर्ड वन कोवलेंट कार्बाइड्स। कार्बन is bonded through p block element through covalent bond. Carbon is bonded with p block element through covalent bond या p block element through covalent bond इज नॉन एज कोवलेंट कार्बाइड। पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है वो कार्बन से अगर कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड है, कोवलेंट से। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है एग्जांपल, सिलिकॉन है ये कार्बन से जुड़ा था, याद है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, Si इस टाइप से, तो इसको हम बोल देंगे कोवलेंट कार्बाइड। तो बेटा अपने पी ब्लॉक में नीट सिलेबस में यहीं तक था जो आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में अपना 14 ग्रुप और कार्बन फैमिली है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो बेटा 14 ग्रुप में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है एक बार हम फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर आपको सिलिकॉन के कंपाउंड बताए थे, जहाँ पर सिलेन है उसका हमने सब्स्टिट्यूशन करवाया था, हेलो एल्किल सब्स्टिट्यूशन, और उनका हाइड्रोलाइसिस करवाया था। हाइड्रोलाइसिस वाले इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस सिलॉक्सेन कब बनता है, कंट्रोल हाइड्रोलाइसिस करो, डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन का जब कंट्रोल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम था सिलॉक्सेन, ये इंपॉर्टेंट था। और आज के लेक्चर में बात करें, इससे पहले एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करें तो एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डायमंड होता है वो इंसुलेटर होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, और फुलरिन वो तो सुपर कंडक्टर बनाने में काम में आता है, ठीक है। ग्रेफाइट की कंडक्टेंस किसके कारण होती है, पाई इलेक्ट्रॉन के एक डायरेक्शन में डीलोकलाइजेशन के कारण, और उसके पास में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उसका यूज फुलरिन का यूज सुपर कंडक्टर बनाने में होता है, ठीक है। रिंग वगैरह को ध्यान में रख लेना। C60 में क्या होती है, 32 रिंग होती है जिसमें 20 रिंग मेड बाई 6 कार्बन और 12 रिंग मेड बाई 5 कार्बन, ठीक है। ऐसी साइक्लिक रिंग थी। आज के लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था जियोलाइट एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड। जियोलाइट है सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है जिसका यूज हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में होता है। और यहाँ पर ZSM5 क्या है, उसकी पोरोसिटी, उसमें प्रेजेंट पोर उसकी साइज और शेप को बताती है, और उन्हीं रिएक्टेंट्स के लिए या रिएजेंट्स के लिए इसको यूज में लिया जाता है जिसकी पोरोसिटी मैच करती है, यानी उसकी साइज और शेप होती है वो एग्जैक्ट इक्वल होती है। क्लियर हुआ। और फिर आयनिक कार्बाइड इससे क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन गैस, और उसके बेसिस पे उसका नाम दिया था, ठीक है। तो बेटा जो भी बताया उसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उसको अच्छे से आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और कुछ छोटी मोटी चीजें इसके अंदर वो हमने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट बता चुके हैं। तो आपका ब्लॉक केमिस्ट्री वो कंप्लीट खत्म हो चुकी है। हालांकि पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन अभी बाकी है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।